नमस्कार दोस्तों। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बेहतरीन यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आम सोच से बिल्कुल अलग है। जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है तो अक्सर हमारा ध्यान सीधा ताजमहल पर जाता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ये राज्य विविधताओं और विरोधाभासों का एक बहुत ही विशाल और अद्भुत संगम है। तो चलिए गहराई में चलते हैं और इस कमाल के राज्य की संस्कृति, अध्यात्म और प्रकृति की परतों को खोलते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बात होगी आध्यात्मिक केंद्रों की, फिर चलेंगे बौद्ध सर्किट पर, उसके बाद ऐतिहासिक हेरिटेज आर्क, फिर यूपी की प्रकृति और इको टूरिज्म, और आखिर में इस पूरी यात्रा की योजना कैसे बनाएं, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आध्यात्मिक केंद्र, जहां भव्य भक्ति का प्रदर्शन होता है। उत्तर प्रदेश सच में एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्म और आस्था बिल्कुल हवा में महसूस होती है। अब अयोध्या को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक शहर थोड़ी है, ये तो रामायण का एक जीता जागता रूप बन चुका है। जनवरी 2024 में उद्घाटित हुआ नया राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक बेहद शानदार प्रतीक है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए एक ऐसी सदियों पुरानी सभ्यता का अनुभव मिलता है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और अगर इस आस्था के स्केल की बात करें तो जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 24 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन श्रद्धालुओं की गिनती है जो 2019 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में शामिल हुए थे। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा था। संगम के तट पर जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, वहां एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर बसाया गया। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग परंपराओं के लोग बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के एक साथ आते हैं। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इन करोड़ों की भीड़ और नारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी गहराई और शांति की तरफ जो सदियों से आत्मा को सुकून देती आई है। पता है, कभी कभी ध्यान आता है कि उस जागृत पुरुष ने, यानी गौतम बुद्ध ने, ध्यान और ज्ञान प्राप्ति के बाद आखिर अपने असली कदम इस धरती पर कहाँ रखे थे। और ये ले जाता है हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर, बौद्ध सर्किट, ज्ञान का मार्ग। दुनिया के 8 सबसे महान बौद्ध तीर्थ स्थलों में से 4 तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक महान व्यक्तित्व की पूरी लाइफ का सफरनामा है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। उनके जीवन के पहले 29 साल कपिलवस्तु में गुजरे, जहां उन्होंने अपना शुरुआती जीवन बिताया। फिर 5वीं शताब्दी बीसीई में उन्होंने कौशाम्बी जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों में अपने उपदेश दिए। उसके बाद 249 बीसी में सारनाथ में महान सम्राट अशोका ने उनके सम्मान में स्तूप बनवाए। और हाँ, संकीसा जैसी जगह जिसे आखिरकार 1842 में दोबारा खोजा गया। ये पूरा रास्ता उनकी सिखाई हुई शांति और ज्ञान का प्रतीक है। और इन प्राचीन स्मारकों का आकार देखिए, 141 फीट। ये नंबर सारनाथ के उस विशाल बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल स्तूपा की ऊंचाई है जिससे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इमेजिन कीजिए, सैकड़ों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतनी ऊंची और ठोस इमारत खड़ी करना। ये उस दौर की गजब की वास्तुकला और उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। आज भी ये जगह ध्यान और शांति का एक अद्भुत केंद्र मानी जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन प्राचीन मंदिरों और शांत स्तूपों से थोड़ा बाहर निकले तो आखिर आगे क्या है? चलिए इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों, उनकी शान और शौकत और कला की चमकती दुनिया में कदम रखते हैं। तो हमारी इस चर्चा का तीसरा विषय है हेरिटेज आर्क, जिसमें शामिल हैं आगरा, लखनऊ और वाराणसी। इस पूरे हेरिटेज आर्क का जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित और प्रचारित किया जाए। आसान शब्दों में कहें तो यूपी की सदियों पुरानी संस्कृति को दुनिया के सामने एक गुच्छे की तरह लाना। ये तकरीबन 700 किलोमीटर लंबा एक खास टूरिस्ट सर्किट है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि ये भारत के 3 सबसे घने और ऐतिहासिक शहरों को एक लड़ी में पिरोता है। अब इन शहरों को थोड़ा कंपेयर करके देखिए, आपको एकदम अलग वाइब्स मिलेंगी। एक तरफ है आगरा, जो ताजमहल और आगरा फोर्ट जैसी भव्य मुगल वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर पावर और शाही प्रेम का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ है लखनऊ, नवाबों का शहर, जो अपनी रिफाइंड अवधी संस्कृति के लिए मशहूर है। यहाँ आपको रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमामबाड़ा जैसी बेहद खूबसूरत नज़ाकतें मिलेंगी। एक तरफ पत्थर की ठोस ताकत तो दूसरी तरफ चूने और प्लास्टर की नज़ाकत, दोनों बिल्कुल अलग पर दोनों ही एकदम शानदार।
और इस हेरिटेज आर्क का आखिरी और सबसे अनोखा पड़ाव है वाराणसी। यहाँ की धरोहर सिर्फ पुरानी खाली इमारतों तक सीमित नहीं है, यहाँ धरोहर जीवंत है, लिविंग है। प्राचीन मंदिर, गंगा के घाट और वो प्रतिष्ठित गंगा आरती जो पूरे शहर को एक दीपक की तरह रोशन कर देती है। साथ ही यहाँ सदियों से चली आ रही गहरी आध्यात्मिक परंपराएं और विश्व प्रसिद्ध बनारसी सिल्क की बुनाई भी है। यहाँ की गलियां सच में किसी खुली किताब जैसी लगती हैं। पर क्या हो अगर हम इस भीड़-भाड़ और इतिहास के शोर से थोड़ा ब्रेक लेना चाहें? अगर इन बड़े भारी शहरों से निकलकर सीधे शुद्ध प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के बीच जाना हो तो कहाँ जाएंगे? ये सवाल हमें ले आता है हमारे चौथे हिस्से पर, प्रकृति और इको टूरिज्म, यूपी का वन्य जीवन। हम अक्सर सोचते हैं कि यूपी मतलब सिर्फ मंदिर, किले और भीड़, पर यहाँ के अनजान और अनोखे इकोलॉजिकल वंडर्स आपको लिटरली हैरान कर देंगे। जैसे कि नेशनल चंबल सेंचुरी, ये यूपी में एक 635 स्क्वायर किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है। इसे 1979 में खास तौर पर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को बचाने के लिए बनाया गया था। चंबल नदी का करीब 180 किलोमीटर लंबा हिस्सा इस आश्चर्य से भरी सेंचुरी में आता है। और यहाँ देखने को क्या मिलता है? सिर्फ घड़ियाल ही नहीं, बल्कि यहाँ मीठे पानी की दुर्लभ गैंजेटिक डॉल्फिन्स घूमते हुए दिख जाती हैं। इसके अलावा स्मूथ कोटेड ऑटर्स और कछुए की लगभग 8 अलग-अलग प्रजातियां भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर प्रकृति को शांति से, बिल्कुल करीब से महसूस करना है तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। अध्यात्म से शुरू होकर इतिहास और अब सीधे प्रकृति तक, सब कुछ कितना विविध और कमाल का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सभी अनुभवों को व्यावहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकली कैसे प्लान करें? इतने विशाल राज्य का सफर आखिर शुरू कहाँ से किया जाए? तो चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, यात्रा की योजना, मौसम, समय और लॉजिस्टिक्स। देखिए, बिना सही प्लानिंग के इतने बड़े राज्य को घूमना काफी थका देने वाला हो सकता है। मौसम का ध्यान रखना सबसे जरूरी स्टेप है। सर्दियां यानी अक्टूबर से मार्च का समय सबसे सुहावना होता है। तापमान 12 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो घाटों पर घूमने, मंदिर दर्शन और गंगा आरती के लिए सबसे बेस्ट है। हालांकि यहाँ भीड़ भी इस दौरान पीक पर होती है। गर्मियां अप्रैल से जून तक बहुत इंटेंस होती हैं, तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है। पर अगर बजट ट्रैवल करना है और इंडोर आराम पसंद है तो भीड़ कम होने का ये एक फायदा जरूर है। और मॉनसून का मौसम जुलाई से सितंबर के बीच बारिश और उमस वाला होता है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन्हें भीगी हुई सड़कें और एक शांत आध्यात्मिक पेस पसंद है। तो आखिर प्लानिंग करनी कैसे है? सबसे पहले अपना प्राइमरी लक्ष्य तय करें। क्या आध्यात्मिक जानकारी चाहिए, इतिहास समझना है या वन्य जीवों के बीच जाना है? फिर अपने इस लक्ष्य के अनुसार तारीख चुनें। एक टिप देता हूँ, अगर सर्दियों के त्योहारों में जा रहे हैं तो जल्दी बुकिंग करना बिल्कुल मत भूलना, सब खचाखच भर जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने रोजाना के शेड्यूल को पूरा पैक मत कीजिए। थोड़ा बफर टाइम यानी आराम का समय जरूर रखें ताकि थकान ना हो और आप सफर को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। और घूमने निकल रहे हैं तो खाने की बात किए बिना ये यात्रा अधूरी है। यहाँ के स्थानीय व्यंजन इस सफर में जैसे एक नई जान डाल देते हैं। चाहे वो लखनऊ की खुशबूदार अवधी बिरयानी हो, मुंह में मक्खन की तरह घुल जाने वाले गलोटी कबाब हों या फिर आगरा का प्रसिद्ध मीठा पेठा, ये सारी चीजें मिलकर आपके अनुभव को पूरा करती हैं। तो इसके साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा के अंत पर आ गए हैं। एक ऐसी जगह जहां करोड़ों तीर्थयात्रियों की आस्था है, सदियों का रोचक इतिहास है और बिल्कुल उन्हीं के साथ समृद्ध वन्य जीव भी मौजूद हैं। इतने सारे रूपों में आप सबसे पहले कौन सा उत्तर प्रदेश खोजना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको अपनी अगली यात्रा प्लान करने के लिए काफी प्रेरणा दी होगी। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नई चीजें खोजते रहिए और सफर का मजा लीजिए।